काइयापन उभरने लगा राव की आंखों में। भाव बढ़ा रहे हो अपना? दास साहब ने भी उतने ही काइयापन से पूछा। वैसे स्वभाव में दूर दूर तक काइयापन नहीं है दास साहब के। उनके भव्य और गरिमामय व्यक्तित्व को शोभा ही नहीं देती है यह अदा, पर कभी कभी अपनानी पड़ती है मजबूरी में। नहीं, केवल अपनी स्थिति साफ कर रहा हूं, संक्षिप्त सा उत्तर राव ने भी दिया। स्थिति नहीं, अपनी मांग साफ करो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर पसोपेश में पड़ गए राव। दास साहब का रुख भी बहुत अनुकूल नहीं लग रहा था और स्थिति भी पहले जैसी पुख्ता नहीं रही, इसलिए सीधे सीधे अपनी मांग रखने की हिम्मत नहीं हो रही। बात को लाइन से उतार कर थोड़ा सा घुमाया राव ने। सुकुल बाबू की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। इस दिशा में हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वरना चुनाव पर इसका कुछ सोचा है आपने? व्यंग भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट दास साहब के होठों पर फैल गई। ओढ़े हुए सिद्धांत ही इतनी जल्दी साथ छोड़ देते हैं। फिर एक क्षण रुके और राव के खिसियाहट भरे चेहरे पर नजर गड़ाए गड़ाए बात पूरी की। चाहूं तो इंक्वायरी भी बिठा सकता हूं कि रैली के नाम पर पानी की तरह बहाया जाने वाला यह रुपया कहां से आया, पर नहीं, यह घटियापन मैं करूंगा नहीं। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है और चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। राव का चेहरा बुझने लगा। पांव के नीचे पुख्ता जमीन हुए बिना ऐसी धार नहीं आ सकती थी दास साहब की आवाज में। लगता है अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर लिया है दास साहब ने। तब क्या कहे वह? तुमने अपनी मांग नहीं रखी। बात को वापस लाइन पर ले आए दास साहब, पर राव सचमुच ही लाइन से उखड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। झिझकते हुए कहा, आप हमें हमारा ड्यू जरूर दीजिए। ड्यू? अब दास साहब ने बात का सिरा अपने हाथ में ले लिया। लोचन से क्या आश्वासन मिला था? प्रश्न पूछने के साथ ही उनकी आंखों में एक खास पैनापन उभर आया, जिसके सामने आदमी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता। लोचन भैया ने ब्लैंक चेक दे दिया है हमें। समझ लीजिए, गृह और वित्त सुरक्षित ही है हमारे लिए। दास साहब हंसे और थोड़ी देर तक हंसते ही रहे। उस हंसी में उपहास था, विनोद था या व्यंग, समझ नहीं पाए राव। जिसके अकाउंट में कुछ हो ही नहीं, वही बड़े खुले हाथ से बांट सकता है इस तरह के ब्लैंक चेक। फिर एकदम गंभीर होकर समझाने के लहजे में बोले, देखो राव और चौधरी, राजनीति में तुम लोग बच्चे हो अभी। आदमी की पूरी पहचान भी नहीं तुमको। फिर एक क्षण रुक कर बोले, उम्र में लोचन कोई ज्यादा नहीं है तुमसे, पर आदर्श और सिद्धांतों की आड़ में राजनीतिक दाव पेच खेलना खूब जानता है। इसीलिए कभी सम्मान नहीं जगा पाया मैं उसके लिए अपने मन में। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने राव के चेहरे पर नजरें गड़ा दी, पर वहां कोई खास प्रतिक्रिया थी नहीं। था तो हल्का सा अविश्वास का भाव। उसे ही मिटाने के लिए दास साहब ने बात आगे बढ़ाई। सुकुल बाबू की विधानसभा में जब विधायक था तो उसने हवा का रुख भांप लिया था और समझ लिया कि जल्दी ही दिन पूरे होने वाले हैं अब सुकुल बाबू के।
झट से त्याग पत्र दिया और विद्रोह की मुद्रा अपनाकर खड़ा हो गया। बाद में विद्रोह की कीमत वसूली की और यहां शिक्षा मंत्री बन गया। अब सुकुल बाबू से मोल भाव और हमसे विरोध चल रहा है उसका, जिसके सारे सिद्धांत और आदर्श, सारा विरोध और विद्रोह मात्र अपने भाव बढ़ाने के लिए ही हो। उसके लिए किसी तरह का सम्मान या सद्भाव नहीं रहता मेरे मन में। सुकुल बाबू के साथ वे क्यों जाएंगे? इस पार्टी में रहकर वे जरा सी होशियारी बरतें और चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोचन की आदर्शवादिता को लेकर चाहे जितना भी मलाल हो मन में, राव के पर दास साहब के इस आरोप ने सचमुच कहीं बुरी तरह आहत किया उनको। चुप नहीं रह सके वह। कतई ही बुरा नहीं माना दास साहब ने राव की इस बात का, बल्कि हंसे, महज विनोद में लिपटी हंसी। अपने साथ रखकर हवा में खूब ऊंचे तक उड़ना सिखा दिया है लोचन ने तुम लोगों को भी। देखो भाई, मैं बहुत ऊंचे तक तो नहीं ले जा सकता, पर जहां तक ले जाता हूं वहां खड़े होने के लिए कम से कम पांव के नीचे जमीन जरूर देता हूं। मेरे साथ चलने वालों के सामने औंधे मुंह गिरने का खतरा कतई नहीं रहता। अब तुम सोच लो। एक तरह से समझौते का हाथ बढ़ा दिया दास साहब ने। तो अब राव की बारी है, पर राव और चौधरी दोनों चुप। देखो, अनुशासन मेरे मंत्रिमंडल की पहली और अनिवार्य शर्त है। लोचन के रवैये से मैं ही नहीं, अप्पा साहब तक बहुत दुखी और परेशान हैं। आखिर हमें उसे बर्खास्त करने का निर्णय लेना ही पड़ा। कल पत्र चला जाएगा। एक क्षण रुके दास साहब और फिर बात का समापन करते हुए कहा, शिक्षा मंत्री का पद खाली हो रहा है। राव, तुम संभालो इस भार को। लोचन ने वैसे भी कोई खास संतोषजनक काम नहीं किया इस क्षेत्र में। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है यह पद। भावी पीढ़ी का निर्माण करने का सारा दायित्व इसी मंत्रालय पर है। स्वीकारो इस चुनौती को। भावी पीढ़ी का निर्माण करने की दिशा में राव का कोई विशेष उत्साह नहीं। उनका ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं, केवल अपने पर टिका हुआ है। फिर भी इस प्रस्ताव पर बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर किए अपनी कंजी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए राव ने पूछा, और चौधरी के लिए? वे जहां हैं फिलहाल वहीं रहें। करना चाहें तो वहीं बहुत कुछ है करने को। वैसे भी मैं चुनाव के पहले तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अंतिम वाक्य दास साहब ने कुछ इस तरह कहा कि उसमें बात का समापन भी था और उन दोनों के लिए उठने का संकेत भी। चौधरी का चेहरा एकदम ही बुझ गया। जब से आया एक शब्द भी नहीं बोला था और दास साहब की इस बात से तो उसकी आवाज भी कुंद हो गई। उठते उठते राव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बापट और मेहता को आखिर आपने? अभी कुछ नहीं दिया। बात को पूरा कर भी दिया और जवाब भी दे दिया दास साहब ने, और फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समझाने भर से समझ जाते हैं, पर कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मनचाही चीज लिए बिना मानते ही नहीं। राव हल्के से खिसिया गए। मन तो हुआ कहें, मनचाही चीज कहाँ मिल रही है, पर चुप ही रहा। बापट और मेहता केवल बातों से मान जाएं, विश्वास नहीं होता इस पर। हाँ, यह हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिला हो।
पर वह खुद क्या करे। केवल इतना ही कहा, कल तक सोचकर जवाब दूंगा। प्रशासनिक लोगों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यही तो विशेषता होती है उनकी। खैर, देख लो। राव और चौधरी के जाने के बाद दास साहब ने अप्पा साहब को फोन किया। लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूं। मंत्रिमंडल में अब नहीं रहेगा वह। पार्टी के बारे में आप तय करें। राव से भी अभी बात हो गई, सब ठीक ही है। लोचन के बारे में भी यदि एक बार फिर से सोच लेते। कुछ झिझकता सा स्वर सुनाई दिया अप्पा साहब का। नहीं अप्पा साहब, अनुशासन भंग करने वाले को साथ लेकर चलना मुश्किल होगा मेरे लिए। अंतिम निर्णय सुना दिया दास साहब ने। उधर से फिर कोई आग्रह नहीं हुआ, केवल इतना ही सुनाई दिया, बधाई। पर दास साहब को लगा कि शब्द ही बधाई का है, स्वर और भाव तो शायद बिल्कुल विपरीत ही थे। जोरावर, उम्र 40 साल, 6 फुट गठीला शरीर, घनी नुकीली मूछों और अपेक्षाकृत मोटे गदराए होठों ने एक खास ही तेवर दे रखा है उसके व्यक्तित्व को। टेरिकॉट या रॉ सिल्क का ढीला ढाला कुर्ता और पजामा स्थायी वेशभूषा है उसकी। गले में काले धागे में बंधा ताबीज और सोने की मोटी सी जंजीर। दोनों हाथ की उंगलियों में चांदी में जड़े रंग बिरंगे नगीनों की अंगूठियां। आधे से ज्यादा सरोहा जोरावर का ही है, और वह पूरे सरोहा का बेताज बादशाह। लेकिन व्यक्तित्व में अभिजात्य की बू तक नहीं, कहीं भी। है तो केवल एक दर्प भरा उद्दत अहंकार। पिता की बड़ी इच्छा थी कि शहर जाकर ऊंची पढ़ाई करे जोरावर, पर वह गांव के मिडिल स्कूल से आगे बढ़ा ही नहीं। स्कूल में भी वह इस तरह जाता था मानो विद्यार्थी नहीं मालिक हो वहां का। और सच पूछो तो मालिक था भी। बाप की मिल्कियत उसके सिर चढ़कर ही बोलती थी। जब दास साहब की कोठी में घुसा जोरावर तो रत्ती ने उठकर स्वागत किया। आइए आइए जोरावर जी। दास साहब अप्पा साहब से मिलने गए हैं, आ जाएंगे 5 तक। जमुना बहन तो होंगी? वे अस्पताल गई हैं किसी बीमार को देखने के लिए। दोनों साथ ही लौटेंगे। पर आप बैठिए ना, 4:30 तो बज ही गए हैं। और रति ने पारिवारिक लोगों के लिए बैठने का ड्राइंग रूम खोल दिया, पंखा और कूलर चला दिए। इस घर में परिवार के सदस्य की तरह ही समझा जाता रहा है जोरावर को। दास साहब आए तो कुछ इस भाव से स्वागत किया जोरावर का, मानो उसके अप्रत्याशित आगमन से आश्वस्त हो आए हो कहीं। बड़ा अच्छा किया तुम आ गए, वरना मैं बुलाने ही वाला था। आज पांडे आया ही नहीं, वरना उसी के हाथ संदेशा भेजता। थोड़ा सा झूठ बोल गए दास साहब। बोलना पड़ता है कभी कभी परिस्थिति के दबाव से। जोरावर कुछ कहता उसके पहले ही उन्होंने पूछा, शरबत वरबत कुछ पिया या नहीं? फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, आम और शरबत भिजवाओ जोरावर के लिए। अभी पांडे जी से मुलाकात नहीं हुई है इसीलिए, वरना आज इस तरह के आत्मीयता भरे स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी जोरावर को। बाहर रति को कुछ आदेश देकर भीतर आए दास साहब और जोरावर की बगल में ही बैठ गए। आज सवेरे से तुम्हारी ही बात सोचता रहा हूं मैं। क्यों?
कल रात सक्सेना वाली फाइल मंगा कर देखी थी। परेशानी तो पैदा हो ही गई। कान खड़े हुए जोरावर के, लेकिन निहायत लापरवाही से अपने जोरावरी अंदाज में ही पूछा, क्या लिख दिया है उस हरामखोर ने अपनी फाइल में? इस बार दास साहब ने बड़ी चुपती सी नजर से देखा जोरावर को, मानो कह रहे हो कि यह भाषा और तेवर अब नहीं चल सकेगा। पर कहा इतना ही, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक परेशानी से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया हमने? ललाट पर 3 सलवटें डालकर कड़क आवाज में उसने पूछा। मैं बिसु की बात कर रहा हूं। सो हम भी समझ रहे हैं, पर हमारा उससे क्या लेना देना? दास साहब एक टक देखते रहे जोरावर को अपनी उसी सधी हुई पैनी नजर से, जो सामने वाले को चीर कर उसके आर पार देख लेती है। फिर बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह मत भूलो कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आंखें काफी तेज। न देखें तो हाथी तक को ना देखें, पर उतर आए तो फिर चींटी भी नहीं बच सकती, न नजर से न गिरफ्त से। और आपने उस सक्सेना को उतार दिया हमारे पीछे, पर उससे क्या क्या कर लेगा वह हमारा? कोई और होता तो एकदम भड़क जाता इस बेबुनियाद इल्जाम पर दास साहब के लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखती ये बातें। तभी रति एक फाइल लेकर घुसा और दास साहब के सामने पेश कर दी। दास साहब ने उसे लेकर बगल में रख लिया और उसे ही सहलाते हुए समझाने के लहजे में बोले, देखो जोरावर, जब आदमी अपने को ही धोखा देने लगता है तो मार खाता है निश्चय ही। ये महीन बातें नहीं समझता जोरावर, इसलिए सीधे ही पूछा, आप साफ बताओ क्या लिखा है उस सक्सेना ने हमारे खिलाफ अपनी फाइल में? दास साहब भी बात साफ बताना चाह रहे थे, पर उठाकर सीधा पत्थर ही मारे, यह स्वभाव नहीं उनका। पुत्तन की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बिसु ने, और वही आखिरी चीज थी जो उसके पेट में गई थी। लौंडे लपाड़ों के साथ तो चाय बीड़ी तो वह पीता ही रहता था। बिना जरा भी परेशान हुए बात ऊपर से ही उड़ा दी जोरावर ने। लड़के सरोहा के नहीं, टिटहरी गांव के थे। दास साहब की सतर्क नजर एक क्षण को भी नहीं हट रही है जोरावर के चेहरे से। आसपास के गांवों में तो भटकता ही रहता था वह बिसुआ, कुछ काम धाम तो था नहीं उस हरामखोर के पास करने को। उन लड़कों के बयान हैं इस फाइल में। सक्सेना ने जिनके बयान लिए हैं हमें मालूम है वो सब। कोई लड़कों वड़कों के बयान नहीं लिए हैं सक्सेना ने। पर अब रंग उड़ने लगा है जोरावर के चेहरे का, और बड़ी परवाह से ओढ़ी गई ये लापरवाही ढक नहीं पा रही उसके बदरंग होते चेहरे को। पुलिस के सब काम सबको मालूम होने लगे तो फिर पुलिस ही क्या हुई वह? उन्होंने कबूल किया है कि उनके पास एक मोटी रकम भी मिली है जो उन्हें। बात अधूरी छोड़ दी दास साहब ने और फिर हाथ से फाइल सहलाने लगे। इस बार जोरावर चुप। एक निहायत ही नामालूम सा निश्वास छोड़ा दास साहब ने। तभी भीतर से आम और शरबत आया। दास साहब ने सख्ती को स्नेह में बदलकर कहा, लो खाओ, लखनऊ से आया है दशहरी का टोकरा। नौकर के चले जाने के बाद उन्होंने बात फिर शुरू की, पर स्वर और तेवर पहले वाला नहीं था। यह सही है कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा।
पर कोई इसे मेरी दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे। अधूरे वाक्य को उन्होंने शब्दों से नहीं, नजरों से पूरा कर दिया। पर नजरों की भाषा समझने का मादा नहीं जोरावर का। उसने तो शब्दों को ही पकड़ा। नाजायज फायदा तो उठा रहे हैं आप हमारी दोस्ती का आजकल। मैं? इस उल्टे आरोप का कोई तुक समझ में नहीं आया दास साहब को। और क्या, अब ये जो हरिजनों को माथे चढ़ाने के सारे धंधे आपने शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ हमारी एक तरह से। ये हल्के से मुस्कुराए दास साहब, समझाने के लहजे में बोले, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो चीजें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थीं, वे आज भी पूरी तरह नहीं हो रही। दुर्भाग्य है इस देश का। यह बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा जमाना। हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। तुम्हारी यह जिद और जाटपना एक दिन ले डूबेगा तुम्हें। इसमें जिद की क्या बात हुई दास साहब? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख गाड़ा कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता यह हमसे। दास साहब इस पुश्तैनी बड़प्पन से घसीट कर जोरावर को फिर नीचे लाए। खैर, यह सब बात की बातें हैं। चिंता मुझे इस समय इस फाइल की है। बात जबानी रहे तब तक कुछ नहीं, पर एक बार फाइल में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जोरावर सचमुच जमीन पर आ गया। दास साहब के स्वर से इतना तो समझ गया कि बात चिंता की है। अब जो भी है आपको ही सलटना है। हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी है यह। दास साहब कुछ बोले नहीं, लगा किसी गहरे सोच में डूबे हैं जैसे। जोरावर ने ही कहा, हम क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया? दास साहब ने नजरों से ही प्रश्न पूछ लिया। इस बार हमने भी सोचा कि चुनाव लड़ लें। फार्म भरने को आए थे, आप कहें तो भर दें। क्या? दास साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दास साहब एक टक चेहरा देखते रहे उसका, और उनके अपने चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी। बहुत ठंडी और सख्त आवाज में उन्होंने कहा, उधर बिसु ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे, उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए हैं, और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल। हम आपसे पूछने तो आए हैं दास साहब, फार्म अभी भरा नहीं। नहीं भरना हो तो जरूर भरो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, बल्कि एक तरह से मुक्त होऊंगा। आप तो नाराज होने लगे दास साहब। कहा ना, मन में आया सो पूछने को चले आए। कौन अभी खड़े हो गए हैं? इतने में जमुना बहन ने आकर कहा, खाना यहीं खाकर जाना जोरावर, इस बार तो 15 दिन बाद ही आए हो। खाना तो खाएंगे ही, इसमें कहना क्या। खाने पर भी बातचीत के विषय को दास साहब ने फाइल से ज्यादा इधर उधर सरकने नहीं दिया, बल्कि स्थिति की सारी भयंकरता को उसके नंगेपन के साथ पेश कर दिया। खाना खाकर चलने से पहले एक बार जोरावर ने फिर कहा,
आप देख लीजिए दा साहब, ये फाइल वाइल का मामला हम नहीं जानते। बस हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। फिर एक क्षण रुककर बोला, और उस ससुरे बिंदा को भी ठीक करवाओ। क्या बचा रखी है उसने? तुम कुछ मत करना, सख्त हिदायत दी दा साहब ने। और जब वह चला गया तो फाइल लेकर अपने निजी कमरे में आए। कुछ देर तक फाइल को उलटते पलटते रहे। थोड़ी देर बाद फोन पर रति को आदेश दिया कि डीआईजी सिन्हा को कह दो कि कल 8 बजे उनसे घर पर ही मिल ले। सामान्यतः सवेरे अपने घरेलू दफ्तर में नहीं बैठते दा साहब, पर आज डीआईजी से मिलने के लिए 7:45 बजे ही यहां आ बैठे हैं। सामने 2 फाइलें हैं और एक कागज में उन्होंने कुछ नोट कर रखा है। ठीक 8 बजे डीआईजी ने सैल्यूट ठोका तो गर्दन के हल्के से झटके से प्रत्युत्तर दिया दा साहब ने। आओ, और सामने रखी फाइल पर अपना पूरा पंजा फैलाकर बोले, मैंने यह फाइल देख ली है खूब अच्छी तरह। सक्सेना के लिए हुए बयान भी और आपकी रिपोर्ट भी। सिन्हा एकटक चेहरा देख रहे हैं दा साहब का, इस उम्मीद में कि शायद कोई प्रशंसात्मक टिप्पणी सुनने को मिलेगी अपनी रिपोर्ट के बारे में। सक्सेना के बारे में क्या राय है? बात रिपोर्ट से नहीं, सक्सेना से शुरू की दा साहब ने। सर, आदमी तो बहुत भला है, आई मीन समझ नहीं आया कि वाक्य कैसे पूरा करें। जरूर होगा, पर यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूं। वैसे सर, गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे लगा था बहुत सही आदमी होगा, इसलिए मैंने। सिन्हा ने सक्सेना का नाम सुझाया था और इसलिए अब अपने को थोड़ा अपराधी सा महसूस कर रहा है। तुम्हें उल्हाना कतई नहीं दे रहा, सिन्हा को एक प्रकार से आश्वस्त किया दा साहब ने। फिर बोले, पुलिस वालों में जैसी अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व का ओज होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं सक्सेना में। फिर सक्सेना की सीआर को जरा सा खींचकर बोले, इसे भी देखा है मैंने। मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है इसकी रिपोर्ट्स। जब जब महत्वपूर्ण काम सौंपा गया, परिणाम असंतोषजनक ही रहा। इसलिए प्रमोशन के हर मौके पर तबादला करके इधर उधर भेज दिया गया है इन्हें। 2 मिनट को रुके दा साहब। सिन्हा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें अपनी। पुलिस वालों की दृष्टि बहुत निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए। कुछ के साथ सीमातीत सद्व्यवहार और कुछ के साथ अकारण ही दुर्व्यवहार। असंतोष फैलता है ऐसी बातों से। मैंने उन्हें वहां असंतोष दूर करने के लिए भेजा था, फैलाने के लिए नहीं। सिन्हा मन ही मन सोच रहे हैं, यह तो बिस्मिल्लाह ही गलत हो गई। पता नहीं उनकी अपनी रिपोर्ट पर क्या सुनने को मिलेगा। उस पुत्तन चाय वाले के बयान का तुक, बिला वजह चीजों को उलझाना। अपनी महत्ता दिखाने के लिए आदमी करता है कभी कभी यह सब भी, पर मुझे पसंद नहीं। महत्ता हो आदमी में तो दिखानी नहीं पड़ती, अपने आप दिख जाती है। चेहरे पर गहरा असंतोष व्याप गया दा साहब के, और सिन्हा का अपराध बोध और गहरा गया। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। और सक्सेना की सीआर सिन्हा के सामने सरका दी दा साहब ने। फिर बिसु वाली फाइल के पन्ने पलटने लगे।
तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी है मैंने, मेहनत से तैयार की लगती है। कृतज्ञ हो आए सिन्हा, पर दास साहब ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया यह भाव। मैंने भी सारे केस का अध्ययन किया है, बहुत गौर से। कुछ देर को रुके दास साहब। ऐसा लगता है निष्कर्ष तुम्हारे मन में पहले से था और रिपोर्ट बाद में तैयार की। होता है कभी कभी ऐसा भी कि दिमाग में एक बात बैठ जाती है तो फिर सारे निष्कर्ष उसी दिशा में निकले चले जाते हैं। थोड़े असमंजस में पड़ गए सिन्हा। कुछ समझ नहीं पाए कि दास साहब का संकेत किस ओर है। कुछ सकुचाते हुए बोले, लेकिन सर, ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का। मैंने, और अगर मैं न मानूं तो? अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णय को चुनौती देते हुए दास साहब ने कहा, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं तो बिल्कुल दूसरे ही नतीजे पर खड़ा हूं। अजीब सी परेशानी घिर आई सिन्हा के चेहरे पर। दास साहब ने अपनी बात जारी रखी। क्रिमिनल साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ और गहरा अध्ययन तो नहीं है मेरा, फिर भी थोड़ा अधिकार जरूर है। तुम लोग तो मास्टर हो इस लाइन के। और अपनी नजरें सीधे सिन्हा के चेहरे पर गड़ा दी। सिन्हा दास साहब के असली मुद्दे तक पहुंचने में ऐसे डूबे कि कुछ भी नहीं कहा गया उत्तर में। पर दास साहब को अपेक्षा भी नहीं थी शायद। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। चतुर अपराधी ही सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी। दास साहब एक क्षण को रुके और फिर सीधे ही कहा, घटना वाले दिन बिंदा का गांव से अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया, संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कतई चौंके नहीं सिन्हा। इस बार उन्होंने गौर से देखा दास साहब को और बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकार था न नकार, था तो एक विस्मय। पर दास साहब विचलित नहीं हुए इस दृष्टि से, बल्कि अपनी दृष्टि में थोड़ा सा आक्रोश घोलकर उन्होंने कहा, आश्चर्य है सक्सेना या आपको यह बात सूझी तक नहीं। खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नजर डालिए, खुले दिमाग और पैनी नजर से। मुझे बिसु के हत्यारे को पकड़ना है। वचन दिया है मैंने गांव वालों को और अब आप पर छोड़ रहा हूं यह काम। बिना किसी जवाब का मौका दिए ही दास साहब उठे और भीतर का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दास साहब की अंतर्दृष्टि से उपजा यह निष्कर्ष, यह तेवर, यह तैश, यह स्वर उनके जाने के बाद भी जैसे वहीं बना रहा और सिन्हा कुछ देर तक जहां के तहां खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह से विस्मय में डूबे।